हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी 10+2 का प्रैक्टिस मैथ, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट से लिया है। बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट से सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं और इसी तरह के प्रश्न आने वाले भी हैं। ये हमारा छठा वीडियो है और इससे पहले अगर आप लोग और भी वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और प्लस में क्या, प्रीवियस ईयर का 2 पेपर हमने करवा दिया है फुल, उसका जितना भी मैथ है और रीजनिंग दोनों टोटल करा दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए करते हैं इसका पहला प्रश्न और देखेंगे इसमें कुछ यूनिक तरीका जो कि आसान प्रश्न को बना सके, है कि नहीं। तो चलिए ये पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है। 150 सैनिक एक शिविर में 400 दिनों का भोजन है। 150 सैनिकों के मतलब कि 150 सैनिक के लिए 400 दिन का भोजन है। ओके, और फिर कहता है कि 50 दिनों के बाद 100 अतिरिक्त सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद भोजन और कितने दिनों तक चलेगा। इसका हम सीधा शॉर्टकट वे बताते हैं और आसानी से आंसर आएगा अगर उस तरीके को आप फॉलो करते हैं। तो देखिए 150 सैनिक है और इसके लिए भोजन कितने दिन का है, 400 दिन का गुना 400। ओके, फिर कहता है 50 दिन के बाद, यानी मेरा कहने का मतलब 50 दिन तक ये 150 सैनिक तो खाया ही होगा खाना, है कि नहीं। तो इसकी कुछ ना कुछ तो खपत हुई होगी, मतलब 150 प्लस 50, अब प्लस कहते गुना 50, यानी इतनी खानी तो खपत हो, इतना जो भोजन था इतना खपत हो। टोटल क्षमता उस समय इतनी थी, टोटल सैनिक और कितने दिनों तक चलेगी, ये टोटल उसकी कैपेसिटी थी कि इतना चलेगा। लेकिन 50 दिन तक 150 आदमी खाया, उसके बाद ना एक्स्ट्रा आदमी आया, है कि नहीं। तो बोलता है 50 दिन के बाद 100 अतिरिक्त आदमी आया। पहले 150 था और उसमें 100 और ऐड हो गया, तो 100 प्लस 150 यहाँ से कितना हो जाएगा, 250 व्यक्ति और आगे हो गए टोटल। तो अब कुछ ना कुछ तो बचा होगा, इतना खपत हुआ टोटल में से, इतना खपत हुआ तो कुछ ना कुछ बचा होगा। अब कितने दिन तक चलेगा, तो मान लीजिए डी दिन तक चलेगा या एक्स दिन, जो भी मानना है, मान लीजिए कि डी दिन तक चलेगा। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और इससे हमको नहीं लगता है कोई आसान तरीका और हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, या तो आप इधर लेते आइए 150 गुना 400, हम इसलिए भी गुना नहीं कर रहे हैं कि ताकि और आसान हो सकता है। 150 गुना 50 बराबर में इधर क्या बच गया, 250 गुना में डी, है कि नहीं, यानी यही डी जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉमन 150 ले सकते हैं क्या, और बच गया क्या 400 माइनस 50, है कि नहीं, ये 250 इंटू डी, ये आपका हो गया। तो यहाँ से 150 गुना 400 में 50 घट जाएगा तो 350, और इधर गुना में 250 है तो डी उधर रह जाएगा, तो इधर भाग में 250 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से कटा भी सकते हैं, 0 0 25 छक्के 150, यानी सिर्फ बच गया कितना, 35 गुना ये 6, यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। 6 पंचे 30, 6 18, 3 21, 210 दिन। तो ये आपका राइट आंसर है। तो हमको नहीं लगता है कि इससे कोई आसान तरीका और हो सकता है इस प्रश्न को करने के लिए, और एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तब तो अलग बात है। तो चलिए, ये यहाँ पर जो देख रहे होंगे, ये हम लोग का एक ग्रुप चलता है बीएसएससी के लिए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग का आदान प्रदान होता है और उसका सॉल्यूशन किया जाता है, इसलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वो सब बातें बाद में होती रही। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, हम बोल रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न बीएसएससी के टेस्ट प्रैक्टिस सेट से हमने लिया है और हमें लगा कि हाँ इन सब प्रश्नों को करने चाहिए। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होता है, ये प्रैक्टिस के पर्पज से है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले तक बेहतर है। ये क्या करें, पी क्यू आर का अनुपात इतना दिया, आर एस का अनुपात इतना, तो पी क्यू आर एस का पूछ रहा है तो हम पहले लिख लेते हैं पी क्यू आर एस, ये हमने चारों लिख लिया। ओके,
तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर है, यानी P2 है, Q5 और R3, और फिर RS का दिया है, RS का, यानी R का 6, S का 5। इस तरह से इसको लिख लीजिए, बस जो हम बोल रहे हैं उसको कीजिए, देखिए कितना आसानी से आंसर आता है। तो यहाँ पर जिसके सीधे में जो खाली, जैसे ये 3 के सीधे में खाली, इसको इधर 3 पुट कीजिए, इधर 6 के सीधे में जो सब जितना भी खाली घर है उसको पुट कर दीजिए। ओके, इधर 6 के सीधा में 6 सब खाली था, तो यहाँ से इनको सबको गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। ओके, तो यहाँ से आप इसको कटा दीजिए, 3 से सभी कट जाएंगे, 3 चौके 3 दाई, 3 छके 3 बचे, यानी ये जाकर PQRS का रेशियो निकल कर आ गया 4, 10, 6, 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए कितना आसानी से निकल गया। फिर आप लोग कौन सा मेथड लगाएंगे पता नहीं, लेकिन ये भी अच्छा तरीका है। देखिए इस प्रश्न को देखने में कितना भारी लग रहा है, बड़ा, लेकिन बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पर देखिए x + y + z बराबर 7 है, xy + yz + zx बराबर 8, तो x² + y² + z क्यूब, अच्छा क्यूब है, -3xyz बराबर क्या मान होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक शॉर्टकट वे बताते हैं जिससे आसान भी हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, यानी xyz 3 वैल्यू। तो जब इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल ज़्यादा दे दिया है एक, तो हम किसी एक को 0 मान लेते हैं। अगर इसको 0 मान लें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि z को 0 मानते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 गुना y 0, यहाँ पर z को जैसे हम 0 माने तो 0 गुना x 0। तो अब सवाल क्या बचा, यहाँ पे ये भी 0 और ये टोटल 0। तो अब सवाल क्या बचा है, देखिए x + y बराबर 7, और यहाँ से क्या बचा है xy बराबर 8, और इधर क्या बचा है x³ + y³ बराबर वाट। बस इतना सा सवाल रह गया। जैसे हम किसी एक को भी 0 मानेंगे तो सवाल बस इतना सा रह जाएगा। अगर x को 0 मानते तो सिर्फ यहाँ z रह जाता, z आ जाता, x यहाँ पे और भी दूसरा वाला टर्म हो जाता, नहीं जिसको 0 मानते हैं वहाँ से, जैसे मेरा कहने का मतलब हमने z को 0 माना तो y गुना 0 0, कहने का मतलब ये तो 0 हो जाएगा, टोटल टर्म 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। जैसे हम z को 0 माने तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और ये भी 0, 0 का स्क्वायर क्यूब 0, ये गुना में z को हम 0 माने तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे, और ये आसान भी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अब सीधा फार्मूला तो आप लोग को आता होगा, x + y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब। चलिए डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं, यहाँ फार्मूले लिख देते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, x³ + y³ + 3xy + x + y, यही फार्मूला बनेगा, है कि नहीं। बस यहाँ पे x + y का मान कितना है 7, यानी 7 का क्यूब, इतना का मान कितना है निकालना है, इतना का मान निकालना है, तो इतना रहने दीजिए, x³ + y³ + 3xy का मान कितना 8, और x + y का मान कितना 7, यहाँ पर 7, इसको आगे देख लीजिए, 7 का क्यूब 343 करके देखिएगा, और इतना का मान तो हमें निकालना है x³ + y³, और इसको कीजिएगा गुना 7 या 21 गुना 8, 168 आ जाएगा। ओके, तो 168 इधर घटा दीजिए लाके, 343 में 168 घट जाएगा, तो ये आपका मान निकल कर आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से देखिए 13 में 8 गया 5, 13 में 6 गया 7, 2 में गया 175, इतना बराबर क्या गया 175, यही आपका राइट आंसर है। इतना का ही मान पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए x³ + y³, क्योंकि हमने z को 0 मान दिया तो आसान हो गया सवाल, तो ये आपका 175 राइट आंसर।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। क्योंकि जब तक बीएसएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे। अगर आप साथ रखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए मदद कर सकूं। किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 30% प्रति वर्ष ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3600 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन कितना होगा। तो इसके लिए हमने शॉर्ट वीडियो में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, मूलधन गुना, चलिए मूलधन को छोटा, मूलधन गुना दर का दर प्रतिशत, दर परसेंट का दर परसेंट, बस इतना सा कीजिए, आपका आ जाएगा अंतर। ये CI माइनस SI यहाँ पे पुट कर दीजिए। मूलधन हमें निकालनी है, रेट कितनी है 30%, परसेंट का मतलब नीचे में 100, का मतलब गुना, इसका भी 30%, बराबर में CI SI का अंतर कितना दिया है 3600। यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3600, बस यहाँ पे रखिए, आपका मूलधन निकल कर आ जाएगा। 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 3 3 9 और 9 से ये 4 बार में चल जाएगा, और तो मूलधन बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3, इसे कटा भी सकते हैं, 12 3 3 चौके मतलब कि 400, तो 400 और गुने में ये 100, तो ये डबल 0 और चिपक जाएंगे, तो ये आपका 40,000 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। और जितने भी साथी बीएसएससी के फॉर्म, बीएसएससी एलपी का फॉर्म भरने वाले हैं, हालांकि एलपी वाले तो कर रहे हैं, रेलवे वाले थोड़ा धोखाधड़ी, लेकिन क्या कीजिएगा दोस्त, लोग तो कर ही रहे हैं प्रोटेस्ट, तो देखिए बढ़ जाए तो अच्छी बात है, तो नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप लोग समझ सकते हैं ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। चलिए देखते हैं। रोहित 12 किलो संतरे कुल 480 रुपये में खरीदा और 18 किलो अमरूद 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है, तो रोहित द्वारा खरीदे गए फलों की प्रति केजी औसत मूल्य क्या होगा। प्रति केजी औसत मूल्य क्या होगा, तो पहले टोटल कुल मूल्य, औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, औसत मूल्य निकालने के लिए कुल मूल्य अपॉन कुल जितना केजी खरीदे, यानी कुल वजन, यही ना। तो कुल मूल्य कितना है, यहाँ 12 केजी का 480, एक तो 480 रुपया मिल ही चुका है, और 18 केजी का दाम कितना हो जाएगा 30 रुपये प्रति केजी के दर से, तो 540, 18 गुना 30 कर दीजिए सीधा, 540, इन दोनों को ऐड कीजिए, वही कुल मूल्य हो जाएगा 0, 8 4 12, 5 4 9 1 10, 120 अपन कुल वजन कितना 12 केजी यहाँ, 18 केजी यहाँ, टोटल कितना हो गया 8 2 10, यानी 30 केजी टोटल, 30 केजी, यही ना। यहाँ से इसको कटाइए, देखिए कितना आता है, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी 34 रुपये। औसत कितना निकल कर आ गया 34 रुपये, ये आपका राइट आंसर है। तो आसानी से निकाल सकते हैं, ये कोई खास ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा समझने लायक था कि यहाँ पे एक का कुल मान दे दिया है, कुल रुपए में दे दिया, और यहाँ पर सिर्फ 18 किलो के बारे में पूछा और प्रति किलो, तो यहाँ से ये हमको निकालना था, जो कि मेरा आंसर आता है कि नहीं। तो ये आसानी था। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, और हाँ आप लोगों से हम बताना चाहते हैं, जैसे ही हम क्वेश्चन कराते हैं उससे पहले आप थोड़ा सा वीडियो रोक कर क्या कीजिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इतना को भाग इतना से देने पर शेष फल क्या होगा,
तो हम यहाँ पर कहेंगे जो ये जिससे भाग देना है उसके बराबर में 0 मान लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 उधर चल जाएगा 2, x का मान 2 इसमें पुट कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर क्या है, समीकरण हम लिख लेते हैं x4 माइनस 3x3। अगर किसी को इस हमारी आवाज़ फास्ट लग रही है तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिए, अगर स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल में ऐसा सिस्टम है, ऐसा यानी करने का कोई सेटिंग है, तो उससे आप कर सकते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 7 ये है ना, इसको भी इसमें x का मान पुट कर देना, x का मान 2 पुट कर देना। x का मान 2 पुट कीजिएगा तो x यानी 2 पर पावर 4 हो जाएगी, है कि नहीं, माइनस 3, यहाँ x पर पावर 3 है, यानी 2 पर पावर 3 प्लस 2, x पर पावर 2 यानी 2 पर पावर 2 माइनस 5, x का मान 2 प्लस 7। ये हल करके जो भी आंसर आएगा आपका हो जाएगा। 2 को 4 बार पावर कीजिएगा तो आपका मेरे में से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 3 और 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 का मान 8, 8 दिया 24, है कि नहीं, प्लस जहाँ पर जो है वो पुट करते जाइए, 2 गुना में 2 पर पावर 2 यानी 4, 4 दूनी 8 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 7। थोड़ा सा ये सबको स्पीड थोड़ा हल करना होगा ताकि आप जल्दी कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है 16 और 8 24 और एगो माइनस में 24, तो ये पूरा तो कट गया। माइनस 10 में 7 जोड़ना है तो ये माइनस 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आसान ही था। जब इस तरह का प्रश्न आए तो इस तरह से कर लीजिएगा, जिससे भाग देना होता है उसके बराबर में 0 मान लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, वहाँ से पुट कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमने टोटल 23 या 24 क्वेश्चन लिया है दोस्त, और अच्छे भी हैं। चलिए देखिए ये प्रश्न, तो इस प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, नहीं तो आप इन सब का क्यूब करते करते थक जाइएगा, और ये सब फार्मूला बेस्ड प्रश्न होता है। देखिए जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 0.51 को कुछ देर के लिए 1 मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, a पर क्यूब प्लस b पर क्यूब, भागा है तो भागा, a पर स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये दोनों गुना हुआ है आपस में, ये दोनों गुना हुआ है a इंटू बी, और यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला पर है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इतना बराबर जो फार्मूला होगा इतना को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और नीचे में क्या है ए स्क्वायर, इसको सीधा करके लिख लें तो बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो ये दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं, तो इसको हटा दीजिए तो बचा सिर्फ क्या ए प्लस बी, यानी ए का मान 0.51 और बी का मान 0.49, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा। ओके, जोड़ के देखिए दोनों को, ये 1 आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये सब प्रश्न देखकर आप थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि ये सब फार्मूला बेस्ड होता है। अगर थोड़ा सा फार्मूला पर ध्यान दिए तो आंसर आ सकता था। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए बताऊँ ना, तो बिना बनाए भी इसका आंसर आप ला सकते हैं। या तो देखिए यहाँ पर जोड़ना होगा या तो घटाना होगा, तो घटाने पर तो आंसर नहीं है, इसको घटाने पर आंसर नहीं है कि 0.51 में 0.49 घटाइएगा तो आंसर आ जाए, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। लेकिन जोड़ने पर है, देख लीजिए इन दोनों को जोड़िए तो आंसर है। तो इसलिए अगर रिस्क नहीं लेना चाहते थोड़ा सा हाथ पैर मार लीजिए, वो बेहतर है। हालांकि हम तो ऐसे ही मार देते हैं। नेक्स्ट देखिए, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है।
किसी व्यक्ति को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए मान लीजिए उसका सीपी जो था, सीपी क्या मान लेते, पहले एसपी पर ही बात करते हैं। एसपी जो था पहले 100 था, अब जो एसपी हो गया 120 हो गया। तो पूछ रहा है किसी व्यक्ति को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अच्छा 40 बढ़ाया इतनी 140 हो गया। तो कमी कितना करनी पड़ेगी, जितना बढ़ाएं मूल्य में जितना वृद्धि किए हैं उसको लिख लीजिए ऊपर, और जो यहाँ पर बाद वाला जो हुआ है मूल्य उसको नीचे में लिखिए और गुना में कर दीजिए। ये सब प्रश्न बहुत आसान होता है दोस्त, 2 दूनी और 7 दूनी जानने के बाद, ऐसे नहीं। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जो कि अभी उसका ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 बच गया कितना 6, 7 8 56 बच गया कितना, नहीं 28 के आसपास एक ही ऑप्शन है, देख लीजिएगा। हालांकि यही आंसर होगा, 28 पॉइंट कुछ आएगा क्योंकि ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये 26 है। तो 28 प्रॉपर आए तो ज़्यादा हल करने की ज़रूरी भी नहीं है, इतना में आंसर आ गया तो आपका काम बन जाएगा। ये नहीं कि आप पूरा हल करने लगिएगा। एग्जाम में ऑप्शन भी मायने रखता है कि आप ऑप्शन यानी आपका नज़रिया क्या है ऑप्शन देखने का, अगर वो सही है ना तो आधा भी हल किया हुआ आप आंसर मार सकते हैं। पी अकेले एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। चलिए इसको एलसीएम मेथड से बनाते हैं। पी एक कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, ठीक। क्यू अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ देता है। पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, सिर्फ पी क्यू की ही ना बात हुई है, तीसरा कोई प्रश्न। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो ये जो आएगा, मेरी बात को जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका ये वाला जो है ये आपका टाइम है, ये जो निकला है ये आपका कुल वर्क है यानी टोटल वर्क है, और इधर जो आपका निकलेगा वो आपकी क्षमता निकलेगी यानी पी क्यू की क्षमता निकलेगी। तो निकालेंगे कैसे, ये जो टोटल वर्क है ये एलसीएम हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है। यहाँ पर एलसीएम आप ले सकते हैं, अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए 15 12 इनका एलसीएम आप ले सकते हैं। इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये आपका 60 निकलेगा। अगर इतना सा आप लोगों को अभी भी, मेरा कहने का मतलब अगर ये सब आप पेन कॉपी पर करते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये सब मन में ही इतना छोटा छोटा नंबर का एलसीएम में सीएफ सब निकल जाना चाहिए। तो चलिए देखिए 15 से इस 60 को भाग दीजिए तो 4 टाइम में जाएगा, 12 से इस 60 को भाग दीजिए 5 टाइम में जाएगा। ये इनकी क्षमता निकल कर आई है, पी की क्षमता 4 आई है, क्यू की क्षमता 5 आई है। चलिए इतना तक समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो टोटल वर्क को एक साइड रख लीजिए 60, अरे बराबर में जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। वे एक साथ कार्य शुरू करता है, मान लीजिए वो एक साथ, यहाँ पर एक फंडा आप लगा सकते हैं, टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी टाइम इंटू क्षमता। ओके समझ पा रहे होंगे। तो अगर ये दोनों साथ काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 4 9 काम करेगा। दोनों साथ काम कर रहा है, एक साथ कार्य शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद पी छोड़ देता है। इसका मतलब कि ये दोनों जो अपनी क्षमता से कर रही है 3 दिन तक तो किया, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, 3 दिन तक तो अपनी क्षमता से दोनों ने किया, लेकिन जो है कि पी छोड़ दिया है। अब सिर्फ क्यू काम करेगा, तो बोल रहा है शेष कार्य को क्यू कितने दिन में करेगा। क्यू की क्षमता कितनी है भाई दोस्त, 5 है, 5 की क्षमता से कितना दिन, मान लेते हैं कोई टाइम लगा होगा x टाइम लगा होगा। ओके तो ये काम और ये टोटल काम, मेरे बात को समझने का कोशिश कीजिए, ये टोटल काम दोनों इक्वल है। ये जो 60 है इसी के बराबर में ये टोटल काम है, ये भी टोटल वर्क ही है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों को आपस में बराबर कर दिया हमने। तो यहाँ से देखिएगा 60 माइनस 9 27 और इधर बच गया क्या 5x। ओके
चलिए रुकिए, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर दें, ये पूरा जा रहा है। इसको लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 27 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 3 5 में 2 या 3 बराबर यहाँ पर 5x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 33/5। तो भाग दे दीजिए तो x बराबर निकल कर आ जाएगी 6 पंचे 30.6.6। तो 6.6 डे या दिन, हमने x माना था दिन को, है कि नहीं, तो 6.6 दिन। अगर ये तरीका से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका टाइम एंड वर्क का समझिए कि 90% फर्स्ट बन जाएगा। 10% की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 90% फर्स्ट बन जाएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं दोस्त वर्क एंड टाइम का भी, जो कि और भी मेथड लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए हम 100% की गारंटी नहीं लेते हैं, 90% तो ज़रूर बना सकते हैं इस तरीके से। और ये तरीका हमारे उम्मीद से जो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। इसलिए ये तरीका मस्ट है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा तो इसका हम पर्सनल कोई वीडियो बनाकर बता दूंगा इस तरीके को अप्लाई करने के लिए। सिर्फ ही वर्क एंड टाइम का ही प्रश्न लेंगे उसमें। चलिए देखिए, 2 ट्रेनें 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। उनकी लंबाई क्रमशः इतना और इतना है, तो पूरी तरह पार करने में कितना समय लेती है। हम यहाँ पर एक ही फार्मूला लगाएंगे दोस्त, जो बताते आ रहे थे, d बराबर st। d आपका दूरी है, s आपका स्पीड है यानी गति है, t आपका समय है। ओके, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपका आंसर आसानी से आएगा। दूरी, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 210 और 255, तो जोड़ दीजिएगा 465। जोड़ के देखिए दोनों, 5 5 1 6, 465। स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पर बोल क्या रहा है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब एक दूसरे की ओर जब बढ़ेगा तो चाल को जोड़ दीजिएगा। स्पीड आपका हो जाएगा 70, अच्छा 70 प्लस 85, ये आपका स्पीड हो गया। टाइम हमें निकालनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, और समय सेकेंड में ऑप्शन दिया है। इसका मतलब सभी को SI यूनिट में चेंज करना होगा। तो ये हमारा किलोमीटर में आया, इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज कर दीजिए। ओके, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 5/18 से गुना, और टाइम हमें निकालनी है। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या होता है, 465 बराबर 70 85 यानी 70 80 150 और 155 गुना 5/18 गुना t, यानी समय हमें निकालनी है। तो ये कर सकते हैं 3 से, क्या कटना चाहिए, देखते हैं। कट तो नहीं रहा है दोस्त, चलिए कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। 3 से ये कट रहा है, ओके, और इधर 13 को निगुना कीजिए। 155 से ये 3 बार में जा रहा था, तो यहाँ पर 18 गुना 3 54, और ये 5 इधर गुने में है तो इधर भाग में, तो ये आपका हो जाएगा 10 पॉइंट, t बराबर 10.8। 10 बचे 50 बच गया, पॉइंट में 4 10 इतना सेकेंड, 10.8 सेकेंड। ये स्पीड आपको भी रखनी होगी दोस्त, इससे भी ज़्यादा स्पीड आपको रखनी होगी। ये तो हमको बताने में टाइम लगता है, लेकिन करने में इतना टाइम नहीं लगता दोस्त। नेक्स्ट देखिए, एक स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे तथा धारा के दिशा में 3 घंटे तक चलती है, तो कुल कितनी दूरी चलेगी। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाइए, d बराबर st। हम और क्या,
चलिए उसी से हम यहाँ भी सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 की चाल को हम मान लेते हैं 1 से 10 किलोमीटर पर घंटा, ओके। और धारा की चाल को हम y मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बोला यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में मतलब मान लीजिए इधर से नाव जा रही है, नाव, और इधर से धारा जा रही है, धारा चल रही है, तो कहीं ना कहीं चाल घटेगी, है कि नहीं, चाल स्पीड घट जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड घटाना है, तो इस स्थिति में दूरी कितनी निकलेगी, d बराबर निकालनी है। तो इस स्थिति में तो 10 स्पीड क्या होगा 10 माइनस, क्योंकि घटेगा, धारा के विपरीत बोल रहा है 4 घंटे में, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 गुना टाइम, समय 4 घंटा लिया, जब विपरीत जा रहा है तो 4 घंटा। तो यहाँ से ये दूरी निकल कर कितनी आ जाएगी, 10 में 2 गया 8, 8 गुना 4 32, 10 में 2 गया 8, 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32। तो अब दूसरा टर्म समझिए, यहीं पर थोड़ा सा, ये तो विपरीत गया, तो इतनी दूरी अगर धारा के साथ जाता, धारा भी इधर से और नाव भी इधर से, धारा भी इधर से नाव भी इधर से, तो ये दोनों चाल आपस में जुड़ जाता है कि नहीं। आप भी सोचते हैं, जैसे आप भी रिलेट कीजिए थोड़ा सा, कि आप चल रहे हैं, पीछे से कोई आपको ठेल दिया, पीछे से कोई आपको ठेला, तो क्या आपकी स्पीड बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो वही बात है कि नाव तो इधर जा रही है, धारा भी इधर जा रही है, तो धारा भी इसको आगे की ओर धकेलेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे नाव की चाल को जोड़ना है। तो यहाँ से d बराबर जो निकलेगा, तो ये दोनों चाल जुड़ जाएगा, 10 2 12, और टाइम कितना लग रहा है विपरीत धारा के दिशा में 3 घंटा, तो यहाँ से ये 36। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, इसको d1 मान लेते हैं, इसको d2, तो कुल दूरी बराबर क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पर d1 प्लस d2, है कि नहीं। तो एक आपका 32 और एक आपका 36, 32 36, 8 6, ये 68 किलोमीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग वाला सब है, इसलिए बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम टेकिंग तो है नहीं, अगर अकेले में आप कीजिएगा तो स्पीड से हो जाएगा, बताने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्त। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली मिश्र धन ज्ञात कीजिए, अमाउंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर या तो आप नॉर्मल फार्मूला लगा कर बनाइए, या कोई और दूसरा तरीका लगा कर बनाइए, ये आपका हो जाएगा यानी अमाउंट। या तो ये फार्मूला लगाइए, या तो जो हम अल्टरनेटिंग ये फार्मूले से अगर जिसको सोल्व करना है कर लीजिएगा। हम इससे नहीं करेंगे, हम दूसरा मेथड से करेंगे। यहाँ पर देखिए 12% को हम पकड़ते हैं। 12% का मतलब 12% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी 3/25 लिख सकते हैं। 12/100 इसको लिख सकते हैं प्रतिशत के जगह पे, तो इतना यानी मान लीजिए 2 वर्ष है। पहले इसको इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और इसमें 3 जुड़ जाएगा तो ये आपका 28, 25 और 28। ओके, तो इस हम 2 वर्ष के बारे में बोल रहा है, तो ये 25 ये 28 ऐसे लीजिए और इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका P रहेगा, ये आपका अमाउंट रहेगा। इसको हम मिटा देते हैं, इसको ऊपर थोड़ा सा। आप समझ चुके होंगे कि हम कैसे यहाँ 25 28 लिखें। आप नहीं समझे तो फिर एक बार पुनः देखिएगा। ये अमाउंट का रेशियो है, ये अमाउंट मतलब ये मिश्रधन, ये मूलधन है, ठीक। ये रेशियो में है, रेशियो मेथड से हम लोग कर रहे हैं। यानी 2 वर्ष का है तो हम स्क्वायर करेंगे, 2 वर्ष का रहेगा तो स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष बोल रहे हैं। और 3 वर्ष का रहता तो क्यूब करते हैं,
इस मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 600 784 लगभग क्या 784 ही होना चाहिए। देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 8 दूनी 16 दूनी 32 स्क्वायर करनी है यहाँ पर, तो 8 8 64 2 दूनी 4, हाँ 784 आएगा। ये मेरा ट्रिक है स्क्वायर निकालने का 2 अंक का। आप 2 अंक का बड़ा से बड़ा नंबर का ट्रिक निकाल सकते हैं, हालांकि लगा 3 अंक कर ही सकते हैं, अगर बोलिएगा तो बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि ये 625 मूलधन दिया है, ये मूलधन है और ये अमाउंट का रेशियो है। मूलधन अनुपात में इतना है और ओरिजिनल में इतना है, तो यानी यही जो है इसके बराबर है। ओके, तो हमको इसके बराबर निकालना है, तो ये इसका कितना गुना है, तो सीधा यहाँ पर कीजिए 625 यानी 1000 ऊपर 1000 एक 10,000 गुना 784, ये हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से 25 बार में, 25 से यहाँ से 4 बार में, तो 400 बच जाएंगे, है कि नहीं। तो 25 8 400, 25 8 400 होना चाहिए। देख लेते हैं, 25 चौके 100, हाँ 25 8 400, 25 नहीं 25 गुना 16 होनी चाहिए, 25 गुना 16 बार में कटेगा। नहीं तो आप कटा के देख लीजिए। अब बच गया कितना, 784 गुना 16, इसको कर लीजिए, देखिए जो आता है वही आंसर होगा। देखिए 16 चौके 64, हाथ 6, 16 8 28 से यहाँ पर जोड़िएगा तो 8 6 14 गिरी 4, बच गया कितना, इधर 14 गिरी 4, इधर 13 बच गया। हालांकि देखिए अब इतना से आंसर मार सकते हैं, देखिए लास्ट में 2 डिजिट 4 आएगा और कोई ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बस पूरा हल करना ज़रूरी भी नहीं है, यही आंसर होगा। आप पूरा गुना करके देख लीजिएगा, हम कल टाइम वेस्ट करेंगे। अब देख लीजिएगा, हमें पता है आपकी समय बहुत कीमती है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना, नहीं चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर और लंबाई बोल रहा है चौड़ाई का 5 गुनी है, यानी 10 का 5 गुनी 50, बस क्षेत्रफल मतलब क्या, इन दोनों का गुना L इंटू बी, तो यही तो आपका L इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा, 50 गुना 10 500, जो कि डायरेक्ट आंसर, बहुत ईजी आंसर है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, औसत से संबंधित प्रश्न है। एक मैच में 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 48 है, यदि 3 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 58 28 34 है, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। चलिए मान लेते हैं, औसत क्या होता है, दी गई कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल कितनी संख्या है, नंबर ऑफ यानी कितने संख्या दिया गया है, टोटल नंबर। तो यहाँ पर देखिए, एक संख्या 58 है, एक संख्या 28 है और एक 24 है, और चौथे खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है। चौथा खिलाड़ी को मान लेते हैं X है। औसत कब निकलता है, जब इनको सभी के कितने टोटल बल्लेबाज है या कितने टोटल नंबर में बल्लेबाज, टोटल 4 नंबर, 4 से भाग दी जाए, ये औसत हो गया। और रियल में औसत दिया कितना, 48, रियल में औसत 48 है। हालांकि निकालने का और भी आसान तरीका है, लेकिन इससे भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको ऐड कीजिए, कितना होता है देखते हैं, 50 20 70 20 90 90 8 8 16 4 20 यानी 110 110 प्लस x, ये भी तो थोड़ा जोड़ने का आसान तरीका हमारे लिए है, आपके लिए आप भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा तरीका कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ देखिए 8 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो 5 2 7 2 9 और 0 लगा दिया, 90 बन गया। बाकी बाद इन साइड वाले को जोड़ देंगे, 20 110, आसान हो गया है कि नहीं। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, लास्ट में 2 तो आएगा लेकिन सब में है, बहुत में ऑप्शन में, 4 चौक 16 3
18, 832, 18, ठीक है। तो ये माइनस प्लस में तो इधर एक माइनस में चल जाएगा 110, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 7, 2 7 72, ये आपका 72 इज राइट आंसर। चौथे खिलाड़ी का बहुत 72 यानी x बराबर ही चौथे खिलाड़ी को हम 72 मान लें, इसको हम कंप्लीट। सॉरी, लगता है हमने कहीं गलती तो नहीं किया। अच्छा, 4 चौक 8 चौक 32, यहाँ पे इतना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ओके, 192 होगा, गुना कीजिए 92, तो ये आपका 82 आंसर हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा मिस्टेक था, सही कर लीजिएगा, ये 82 हो जाएगा, यानी इसको गुना कीजिएगा तो 192 आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको भी कराने, देखिए बहुत लोग इस तरह के प्रश्न में फंस जाते हैं, लेकिन अगर तरीके से थोड़ा सा कीजिएगा ना तो एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि इसमें लगभग में दिया अनुमानित प्रतिशत पूछ रहा है। चलिए मान लेते हैं एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% व्यय करता है। व्यक्ति की मासिक आय 15% वृद्धि हो जाए और उसके व्यय में 22% कमी हो जाए तो उसकी बचत में अनुमानित प्रतिशत कितनी होगी, यानी लगभग कितनी होगी। चलिए मान लेते हैं उसकी आय, कुछ आय होगी, उस आय में कुछ व्यय किया होगा यानी खर्च किया होगा, तो खर्च करने के बाद कुछ बचा भी होगा, है कि नहीं, इस तरह से। तो मान लेते हैं आय 100 था और मासिक आय का 40% खर्च करता था, 100 का 40%, 40 खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास 60, यानी 100 में 40 खर्च कर दिया तो बचा कितनी 60। ओके, अब बोलता है व्यक्ति की मासिक आय 15% की वृद्धि होती है, मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है, तो इसमें 15% बढ़ा दीजिएगा। 100 में 15% बढ़ाने का मतलब क्या है, यानी 115, तो 115 हो जाएगा, है कि नहीं, 115। हालांकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। 15% वृद्धि हो गई, उसके व्यय में 22% की कमी आई, यानी जो 40 खर्च कर रहा था इसमें 22% की कमी आ गई। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 40 में का 22% कमी होने का मतलब कि वो 88% में नहीं, 78% में 78% उसका होगा, तो यहाँ से कटाइएगा तो ये 1 0 कट जाएगा। 8 चौके 32, 7 चौक 28, 3 31, 31.2 बचा, यानी 22% कम होने पर 31.2 बचा। तो बचत कितनी होगी, कमाया इतना, खर्च इतना किया, तो इसमें जो घटाइएगा वही तो बचत होगा। 0.8 इसमें इसको घटाइए, यहाँ पर 0 डाल सकते हैं, पॉइंट में 0, 8, 4 में 1 जाएगा 3, और फिर यहाँ पर 11 में 3 जाएगा 8, 83.8 रह गया। अब जो उसका बचत है इतनी है, तो पूछ रहा है बचत में कितनी वृद्धि हुई है, बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले 60 बचत करता था, अब 83 बचत कर रहा है, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो देख लीजिए 8 3 2, यानी 23.8 की वृद्धि हुई। परसेंटेज निकालने के लिए किस पे परसेंटेज निकालना है, इस पर नीचे में 60 गुना 100, है कि नहीं। तो यहाँ से 1 0 खत्म, यहाँ से 1 0 खत्म, 6 से भाग दीजिए, देखिए कितना आता है, 6 या 18 बच गया 5, 5 पर 8, 5 पर पावर, यानी 5 पर 8 58 हुआ, 6 7 42, 6 9 54, यानी लगभग 39 के आसपास आ रहा है, 39 पॉइंट कुछ आएगा। तो 39 से तो कम होनी नहीं चाहिए, दोनों ऑप्शन होगा नहीं, और 39 से इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 39 के आसपास सिर्फ 40 है, तो ये आपका अनुमानित मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न भी ठीक ठाक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, हाँ सारा ऑप्शन आ गया। ओके, 3 अलग अलग सड़क चौराहों पर ट्रैफिक लाइट है, क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। वे सभी पूर्वाह 8:20 में एक साथ बदलती, तो अगले वह किस समय में
बदलेगी। तो ये एलसीएम कॉन्सेप्ट पर है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 48, 72, 108 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए बच्चे वाला तरीका से सीखना तो नहीं है। 12 से सभी कर रहे हैं, कटा देते हैं। 12 चौके 48, 72, बरनामा। और किससे कर रहा है? 2 से, 2, 3, 9 नहीं कर रहा है। ये किससे कटेगा? 3 से, 2, 1, 3। बस ये हो गया। इतना एलसीएम आ गया। 12 दूनी 24 दिया, 72 दूनी 144। 144 गुना 3 कीजिएगा, कितना होगा? 4 दिया 12, 4 दिया 12, 1 13, 3 1 3, 1 4, 432। टोटल 432 सेकेंड आ गया। ये एलसीएम 432, यानी कहने का मतलब टोटल 432 सेकेंड बाद जो है कि पुनः वह एक साथ बदलेगी। तो ये सेकेंड में, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 60 से भागा दे दें तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, 7 बार में तो आराम से जाएगा। 6 7 42 यानी 420। बच गया कितना? 2 1, यानी इतना बच गया। 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड यानी 8:20 में हुआ था, तो उसमें 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8:20 में 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 1 7 2 8:27 मिनट 12 सेकेंड के बाद वह पुनः एक साथ बदलेगी। ये एलसीएम कॉन्सेप्ट में कोई खास है नहीं प्रश्न में। और इसी तरह का दोस्त प्रश्न आएगा, पहले देख के आपको लग जाए कि ये भारी है। भारी नहीं है दोस्त। अमन, कमल और मनन, ठीक है, इनकी गतियों का अनुपात इतना है। अमन है, कमल है, मनन है। ओके, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो आपको दिया है 2 3 2 3 2 3 4 में दिया है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा। आखिर 2 गो रहता तो उल्टा देते, 3 गो है तो कैसे उल्टा है? तो चलिए इसका हम प्रॉपर तरीका बता दें। जिसका निकालना है उसको ढक देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो सिर्फ क्या इधर बचा है? 3 और 4, तो 4 दिया 12। इस जगह मान लीजिए 3 है ही नहीं, तो बचा क्या? 2 और 4, 4 दूनी 8। यानी अब इस जगह समझना है कि 4 है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या क्या बचा? 2 दिया 6। बस इसी का रेशियो, ये टाइम का रेशियो निकल गया। इसको कटा पिटा के देखिए, 2 से तो कट सकते हैं। 6 4 और 3, 6 4 3, यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या कन्फर्म होगा? तो टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है। टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है, यानी स्पीड का जो रेशियो है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। और जाहिर सी बात है, जिसको टाइम स्पीड ज़्यादा रहेगा उसको टाइम कम लगेगा, जिसका स्पीड कम रहेगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ ही सवाल बचे हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना है। यदि 2 संख्या का योगफल इतना है तो इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल कितना हो? चलिए देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम। मान लीजिए वो दोनों संख्या, एक संख्या x है और एक संख्या मान लीजिए पहला संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ओके। तो इन दोनों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात दिया और योग दिया इतना। तो उन दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? उन दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों का योगफल कहने का मतलब क्या हमसे पूछ रहा है? 1/x
प्लस 1/y। अगर इसको और ज़्यादा थोड़ा सा डीपली से हल करें तो नीचे में xy, ऊपर में y प्लस x ये आएगा, यानी इतना का मान हमसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को पता होनी चाहिए पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट होता है दो संख्या के बारे में। तो यहाँ पर दो संख्या हमने माना, एक संख्या को x माना है और दो सेकेंड नंबर को हम y माने हैं। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया है गुणनफल? एलसीएम दिया है 120 और एचसीएफ दिया है 5। तो यहाँ से देखिए क्या आया, xy बराबर 120 गुना 5, 120 गुना 5 है कि नहीं। और दूसरा टर्म हमको क्या बोल रहा है कि इन दो संख्याओं का योगफल इतना है, यानी x प्लस y, वही दोनों संख्याओं का योगफल 55 है। क्या यही बात है कि नहीं यहाँ पर? तो चलिए, यहाँ पर दोनों टर्म दिख रहा है, x प्लस y भी दिख रहा है और xy भी दिख रहा है। इसी में पुट कर दीजिए इन मान को, आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस y का मान कितना? 55। ओके, एक्स वाई का मान कितना? यहाँ गुना में 5 भी है दोस्त, गुना में 5 भी है। एक्स वाई का मान 120 गुना 5। ओके, तो ये 5 से ये कितने टाइम में जाएगा? 11 टाइम में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 बटे नीचे में कितना बचा? 120। कितना ईजी था दोस्त, बस तरीका अप्लाई कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। तो आपका आंसर 11 बटे 120। नेक्स्ट, तो दोस्त अगर इतना दूर तक आ ही गए हो तो लाइक भी कर देना दोस्त, और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी भला तो होगी ही होगी और आपकी भी भला होगी। क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट भले हम मानते हैं सारे क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा भारी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होगा जो आपको बिल्कुल आता तो होगा, कर तो लेंगे, लेकिन फास्ट तरीके से नहीं कर पाते होंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन कर पाते होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाते होंगे। अगर उन सारे तरीकों को आप लोग अगर सीखे हैं, कुछ अलग लगा है, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, दोनों अंकित मूल्य पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 19% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? इस तरह का क्वेश्चन जब दिखे ना तो शॉर्टकट थोड़ा सा लगा लीजिए, हालांकि बेसिक भी बता देते हैं। देखिएगा 840, पहले क्या बोला है? 15% छूट, इसका मतलब 100 में 15 घटाइएगा तो कितना? 85 बटे 100। ओके, फिर 19% का लाभ, तो 119 को नीचे लिखना है इस वक्त, 119 को नीचे लिखना है, 119, फिर वही चीज हम कर रहे हैं दोस्त, ऊपर चल जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 119। तो यहाँ से 100 खत्म, 17 बचे 70, यहाँ से 12 सत्ते 84, यानी 120 गुना 5, तो कितना हो जाएगा? 600। तो ये तो डायरेक्ट आ गया कि अगर सीपी निकालना, क्रय मूल्य निकालना है तो आसानी से लग सकता है, ये आसान है। अगर इसका मेथड पे जाइएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि कैलकुलेशन है। चलिए, हालांकि मेथड पे चलते हैं, हमें पता ही है बहुतों को नहीं समझ में आया होगा। चलिए मेथड पर जाते हैं। अंकित मूल्य को हम एमपी कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। और एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, मान लेते हैं अंकित मूल्य कुछ है 100 रुपया, मान लिए, लेकिन है तो 840 रियल में, मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है। दुकानदार उसे 15% छूट पर देता है, यानी छूट पर देने का मतलब सेलिंग प्राइस 15% इस पर छूट दे दी, तो ये 85। ओके, तो और फिर कहता है 19% का लाभ होता है, वो जितने में खरीदा होगा उस पर उसको 19% का लाभ हुआ। मान लीजिए
कि वह 100 में खरीदा होगा, उसको 19% की लाभ हो रही है। 19% की लाभ मतलब कि 119 में वह बेच रहा है। इन दोनों स्थिति में एसपी सेम होना चाहिए, एसपी सेम होना चाहिए। तो एसपी को सेम कर दीजिए। एसपी को सेम कीजिएगा तो क्या करनी होगी, इसको कटा लीजिए। ये 17 से 5, ये 5 से 17 बार में, ये 5 से कितने टाइम में चल जाएगा, 20 बार में। तो यहाँ 119 है, इसको भी 119 बनाइए। इसको भी 119 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 119 है तो इसको 7 70 7 19, हाँ 7 से गुना कर सकते हैं। तो इसको भी 7 से गुना कर दीजिए। तो इधर क्या आ गया 140। ये तीनों रेशियो बराबर हो गई, यानी एमपी आ गया 140 मार्क प्राइस अनुपात में, और ये तो 119 हो ये गया, दोनों को ये भी 119 और ये भी, तो ये 119 है ही। और सीपी को तो हमने इधर तो कुछ किया ही नहीं, तो ये सीधा 100। तो चलिए हमसे सीपी पूछा है, यानी क्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो 140 का मान हमको 840 है, 840 है। तो एक का मान कितना, ये कितना गुना हुआ है, 6 गुना हुआ है। तो इसका भी 6 गुना कितना होगा, 600 ही तो होगा, है कि नहीं। तो ये बेसिक तरीका है, और वो तरीका जो हमने बताया वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर वो तरीका नहीं समझ में आए तो इसको अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ये तो हम कह रहे हैं। इससे आपका बहुत तरह के प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर देखिए, महत्तम समावर्तक का यहाँ पर क्वेश्चन है। पी का कुछ इतना मान दिया है, क्यू का ये, और तो पूछ रहा है पी क्यू आर का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्त, जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 8, 3 पर पावर 5, 2 पर पावर 3, 4 पर पावर, यानी 3 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 7। तो इन दोनों में देखिए, इन सब में देखिए सबसे छोटा नंबर 2 का पावर वाला यहाँ 8 है, यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 पर पावर 7 है। ये सबसे छोटा पावर है 2 पर पावर 3। इसको उठाइए। 3 वाले में देखिए 3 पर 5, 3 पर 4, 3 पर 5। तो 3 पर 4 वाला सबसे छोटा नंबर है, 3 पर पावर 4। छोटा वाला उठाना है, बड़ा वाला नहीं। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4 ये है, ये आपका एचसीएफ हो गया। हालांकि आप इसको तोड़ उड़ के बनाइएगा तो इतने आंसर आएगा, फिर इसको ऑप्शन को भी तोड़ना पड़ेगा। बेहतर है कि ऐसे सबसे छोटा नंबर उठाना होता है। एचसीएफ अगर जैसे मेरा कहने का मतलब 6 और 8 का आप एलसीएम निकालना चाहें तो 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, मेरे बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आया, 2 × 3 लिख सकते हैं। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, है कि नहीं। यानी यहाँ 2 पर पावर 1 है और 3 पर पावर 1 है, और यहाँ पर 2 पर पावर 3 है। 2 पर पावर सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 1 है, यही तो एचसीएफ होगा। 2 पर पावर 1 सबसे कम वाला ही तो एचसीएफ होगा। इधर कितनों पावर है उससे क्या मतलब, लेकिन 2 वाला पावर जो सबसे कम है वही आपका एचसीएफ होता है। यही बात यहाँ पर लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यह प्रश्न भी ठीक ठाक है। क्या कर रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, पहले आप रोक कर थोड़ा सा कीजिए, उम्मीद है कि आपने किया होगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, ओके, और वर्ग की भुजा बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। वर्ग की भुजा को हम अगर ये मान लें तो ये इसकी दोगुनी है, दोगुनी यानी 14 है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यही तो होता है। ए स्क्वायर,
यानी 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 पाई का मान लेना है, बोल दिया है। आर का मान 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लें तो वो भी ठीक ठाक ही रहेगा। चलिए 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए एक 7 तो गायब है, बचा एक ही 7। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 154, घटाइए देखिए कितना आता है। 2 9 में 5 जाएगा, 4110 यानी 42 आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 42। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न लगता है बहुत छोटा प्रश्न, लेकिन है दोस्त बढ़िया, क्योंकि हमने देखा इस प्रश्न को जब हम प्रैक्टिस सेट में टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट से उठाए ये प्रश्न को, उसमें हमने देखा कि ये प्रश्न मात्र 20 से 22% लोग ही बना पाए थे। इसका मतलब ये प्रश्न में है कुछ चांद। तो चलिए देखते हैं। हालांकि करते हैं, एक वस्तु को उसके समान विक्रय मूल्य के 9/10 भाग पर बेचा जाता है तो उस पर 20% का लाभ होगा। वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसे इसके समान विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इस पे 9/10वें भाग पर बेचा जाता है। मान लीजिए पहले कोई वस्तु 10 पर बेचा जाता था, अब 9 पर बेच रही है, तो फिर भी उसको 20% लाभ हो रहा है। यानी ये 20%, ये जो 9 है 20% के लाभ के बराबर, यानी ये 120% का वैल्यू है। तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100% का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो 9 बराबर 120% कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर 100 पुराना है, तो कैसे पुराएंगे, चलिए पुराते सीधा इसको, इधर को परसेंट छोड़ दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा 9। मेरी बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये दोस्त ये प्रश्न है तो ठीक ठाक, ये गड़बड़ है क्या यार। चलिए रहने देते हैं, पेन ही हम चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो 9/120 लिख सकते हैं, यानी 1% बराबर 9/120। 100% बनाने के लिए दोनों साइड 100 से गुना कर दीजिए, तो इधर भी 100 से गुना कर दीजिए। तो ये 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 30/4। 100% के बराबर क्या आएगा, 30/4। और 30/4 का मतलब 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 7.5। 100% का मान है 7.5, यानी ओरिजिनल दाम जो है उस प्रश्न, यानी जो भी वस्तु है उसका ओरिजिनल दाम है 7.5 रुपये, लेकिन बेच कितने में रहा है, 10 रुपये में। पहले सामान्य मूल्य पूछ रहा है, ये सामान्य मूल्य है, ये बाद का मूल्य था कि 9/10वें भाग पर बेचा जाता है। तो फायदा कितना का हो रहा है, 2.5 का, कितने पर, 7.5 पर। गुना प्रतिशत के लिए 100 से गुना कीजिए, तो ये 25 तिया यानी 100/3। 100/3 का मतलब 33.33%। अगर ये बात अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप समझिए कि बहुत सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न सिर्फ बच्चों का टाइम खराब करने के लिए देता है, रहता कुछ नहीं है, टाइम खराब करने के लिए देता है, क्योंकि स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये आपको कैसा लगा ये सेशन बताइएगा कमेंट में करके, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और अभी लगभग जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम BSSC का ही प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसके बाद ALP का भी लाएंगे। ALP का हमने कई सेट
यानी सोल्व करा दिया। प्रीवियस ईयर एलपी का कई सेट को, प्रीवियस ईयर का लगभग 5 से 6 पेपर हमने करा दिया है, लेकिन उसको अभी तक अपलोड नहीं किया है। मैं बहुत जल्द उसको भी अपलोड करूँगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और ये मत सोचिएगा कि दोस्त हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है, नहीं, नॉर्मल तो नहीं है दोस्त। अगर जो कहते हैं कि आपने पहले क्या किया है, क्योंकि किसी का कमेंट आया, तो दोस्त हमने पहले ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकाल चुका है और दोनों के दोनों एनटीपीसी को क्वालिफाई कर चुका है। तो ये सवाल तो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों दे दूंगा, प्लस डेट ऑफ बर्थ भी दे दूंगा, ताकि आप लोग निकाल कर देख सको। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।